हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैथमेटिक्स पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं पूनम कालीनिमन। और चलिए हम आज बात कर लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि आज से हमारा एक नया कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। चाहे आप एचटेट के लिए मान लो, DSSB के लिए मान लो, KVS के लिए कह लो, मतलब हर जो लेवल, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो यूपी में हो, जो PGT लेवल का रहता है मोस्टली सेम ही रहता है। अदरवाइज आपको जो है जैसे अब की बार एचटेट में कुछ ना कुछ वो मतलब ये है कि पिछले साल जो था पैटर्न कुछ ना कुछ आपको नया हर साल दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको चौंका रहा है कि पिछले साल ये आया था, आज ये नया आ गया। तो जैसे आज तक कभी भी जो है मैथमेटिकल पेडागोजी नहीं आई, ठीक है। तो पिछले अभी जो एग्जाम हुआ है तो उसमें आपकी मैथमेटिकल पेडागोजी आई हुई थी। फिर आपको ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स से आया हुआ था। तो मतलब हम एक लेवल तक की तैयारी करेंगे। तैयारी करने का मतलब ये है कि हम तैयारी भी नहीं कर रहे, हम एक तरह से सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से सीखेंगे कि हम ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं, क्या इस किसी क्वेश्चन को करने का लॉन्ग मेथड हो सकता है, क्या किसी क्वेश्चन को करने का शॉर्ट मेथड हो सकता है। मतलब मैथ्स को आप फील करो। सबसे मेन बात ये है कि आपको भागते हो, आप लोग भागते हो, पैटर्न के पीछे भागते हो। अरे हरियाणा का ये पैटर्न है, स्टेट का ये पैटर्न है, फिर यूपी टेट का ये पैटर्न है, फिर KVS का ये पैटर्न है, DSSB का ये पैटर्न है। देखो, दो चीजें हैं। आप चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, उसको आप उतना ही पढ़ोगे जो एग्जाम में जिस हिसाब से आती है वैसे ही पढ़ोगे, ठीक है। हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, सब कुछ आप वैसे ही पढ़ते हो। लेकिन मैथ्स के लिए आप एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते कि ये मैथ्स है और ये इतना आता है, अब तक ऐसे आया है और अब आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। नहीं, आपको मैथ्स को जब तक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही भागते रहोगे ना, तो आपको कभी पकड़ नहीं आएगी। मतलब आपने एक दायरा आपने अपने चारों तरफ बना लिया। अब आपने एक दायरा बना लिया। ये सारी बातें मैं जूम मीटिंग में भी अपने कुछ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं कर चुकी हूँ। तो लेकिन अभी मैं जो बात कर रही हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ जिन से मेरी बात नहीं हुई, जो अभी यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो आप लोगों ने ना अपने चारों तरफ एक पहले ही लाइन बना ली, मुझे एचटेट के लिए तैयारी करनी है, मुझे DSSB के लिए तैयारी करनी है। मतलब वो एक दायरा आपने बना लिया। और एग्जामिनर क्या करता है, हर बार आपके दायरे से बाहर बोल डाल देता है, आपको क्लियर नहीं होता, आपकी तैयारी करने के बावजूद भी क्लियर नहीं होता। तो फिर आप करो क्या, आपको करना ये है। और हरियाणा में तो मोस्टली ये है कि कुछ भी आपका सिलेबस मेंशन नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी आपको वो दे सकता है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर पूरा आजाद है। अब एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि मुझे एक ऐसा टीचर मिले जो मेरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, गरीब बच्चों को पढ़ाए, लेकिन वहाँ जो टैलेंट है, वो जो IIT जैम तक जा सकते हैं, जो IIT JEE जा सकते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर जो भी है वो बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे टीचर तो मैं उनको प्रोवाइड कराऊँ, वो उस लेवल का टेस्ट आपको देता है। मतलब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आप एक ऐसे टीचर बनो जो हमारे देश का भविष्य आप बनाओ, ठीक है। तो वो आपसे, आपके अंदर वो क्वालिटी ढूंढता है। मतलब वो मैथ्स आपको कहीं से भी दे दे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम तैयारी कैसे करें। तैयारी आप एग्जाम को छोड़ दो, ठीक है। आप तैयारी करो मैथ्स को सीखने के हिसाब से कि आप मैथ्स सीख रहे हो, ठीक है, और आपको मैथ्स को सीखना है। अब आप करते क्या हो, आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो और फिर आप को वो एग्जाम में क्वेश्चन होता नहीं है और फिर आप छोड़ देते हो, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अब हम सीखेंगे, फील करेंगे सामने वाला मेरे से क्या बोल रहा है, क्या मेरे से चाह रहा है। आप मैथ से बातें जब तक नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको मैथ से बात करनी पड़ेगी। हाँ भाई बोलो क्या क्वेश्चन है आपका, मैथ्स वाला आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे अच्छा ये आपने दिया है, ये मुझे निकालना है, अच्छा ये तो मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे होना चाहिए। आपके घर वालों को हो सकता है लगे कि बच्चा हमारा क्या प्रॉब्लम हो गई, खुद से ही बातें कर रहा है आजकल, तो लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ये समझाओ मैथ्स ऐसे ही होता है, ठीक है। मैथ्स को फील करो, फील करो, फील करो, यही मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो अभी हम भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहे, कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कर रहे, हमें चीजें सीखनी है, ठीक है। हमें चीजें सीखनी है। हम MSc करके आए लेकिन हमें फिर भी बहुत सारे बेसिक जो हमारे क्लियर नहीं है, तो हमें चीजें सीखनी है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं एक बार बता दूं, ठीक है, कि आपका फीस का क्या रहेगा, क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो फीस का जो रहेगा आपका, मैंने रखी है फीस आपकी मंथली, ठीक है। मंथली फीस इसलिए रखी है, 700 रुपीज आपकी मंथली फीस रहेगी।
मंथली फीस रखने के कई कारण हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको कोर्स दे रहे हैं, पूरा ईयर का कोर्स 6,000 7,000 10,000 का भी है, ठीक है, बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में। बट अब आप सभी को पता है कि सभी की कमाई खून पसीने की कमाई है। आपने एकदम से 6,000 पे कर दिया, 7,000 पे कर दिया, फिर आपको कोर्स पसंद नहीं आ रहा, आपकी शुरुआत की जो डेमो क्लासेस थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप पूरे कोर्स के अंदर आपको मेटेरियल समझ नहीं आ रहा या अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके 7,000 पे या 6,000 पे या 10,000 पे जो है डूब गए। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, ठीक है। मंथली फीस आपकी रहेगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो नेक्स्ट आप जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, ठीक है, मतलब आपका नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये, 6,000 पेरेंट्स के लिए पे करना कई बार मुश्किल हो जाता है। 700 रुपये महीना आप खुद भी निकाल सकते हो। एमएससी आपने कर ली है, पीएचडी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, 2 भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे, आपके 700 रुपये आप अपना मतलब अपना खर्चा ये खुद निकाल सकते हो। इसलिए मैंने ये रखी है। मतलब मंथली देना पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल नहीं है और आपका खुद का भी निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये रखी है, ठीक है। दूसरा कारण मेरा ये था। तीसरा कारण ये है कि अगर आप लोग मुझे जब चाहो छोड़ सकते हो, तो उससे मेरे भी दिमाग की घंटी बजेगी, भाई हाँ स्टूडेंट्स मेरे क्यों छोड़ रहे हैं, कहाँ कमी है, ठीक है। तो मैं खुद को भी इम्प्रूव कर पाऊंगी, मतलब मुझे अब एनालाइज करने के लिए। अब जैसे आपने कहीं 6,000 रुपये भर दिया, मैंने भी भर दिया, मैं फिर अपना सुस्त हो गई। अब मैंने शुरू के 2 महीने तो मन लगा के पढ़ाया, फिर मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मुझे ये मेरे को देख रहा है कि मेरी मंथली इनकम ये है, तो मैं भी उसी लेवल तक हर महीने पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप नहीं तो नेक्स्ट मंथ आप छोड़ सकते हो। तो ये मैंने खुद के लिए भी रखा है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को अपना एक मोटिवेशन, अपना एक एम, एक नया टारगेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मुझे वो फल अगर पहले ही मिल गया तो मैं फिर क्यों उसके पीछे इतना भागूंगी। तो ये मेरा खुद का ये कारण था, ठीक है। तो मतलब ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं आपको कोर्स अवेलेबल कैसे कराऊँ। देखो मेरे पास ऐप है, मिशन मैथमेटिक्स नाम से ऐप है, स्क्रीनिंग वालों को मैं वहाँ पे कोर्स दे रही हूँ। तो लेकिन वहाँ पे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पे जैसे कुछ गांव से बच्चे हैं, इंटरनेट की उतना नहीं रहता, स्पीड उतनी नहीं रहती, ऐप अच्छे से नहीं चलती। मेरी ऐप ही नहीं, बहुत सारी ऐप हैं जो नहीं चलती हैं, इंटरनेट अच्छा चाहिए उन्हें, इंटरनेट कंज्यूम भी बहुत होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही होंगी। आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड करके देख सकते हो, आप किससे हो वाईफाई हॉटस्पॉट लेके रात को आप डाउनलोड कर लो फैमिली मेम्बर्स से, और फिर आप जो है दिन में देख सकते हो बड़े आराम से। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो दूसरी बात ये है कि फिर आप ये लोग ये सोचोगे कि जो यूट्यूब पे जो क्लासेस होंगी, वो तो सभी के लिए होंगी, तो फिर पे करने वालों को क्या मिलेगा, ठीक है। पे करने वालों को ये मिलेगा कि ये क्लास होंगी जिसको फायदा उठाना है, बेसिक क्लासेस होंगी। कुछ ऐसी क्लासेस भी होंगी जो मतलब जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। भाई आप पे कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, तो कुछ एक्स्ट्रा भी होगा इन लोगों के लिए। यूट्यूब पे जो होंगी उसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी क्लासेस कुछ होंगी। दूसरी ये होंगी कि जो भी मैं डेली क्लास बनाऊंगी, डेली जो भी क्लास बनेगी उस क्लास से रिलेटेड आपको डेली के मैं आपको 25 के नियर अबाउट डेली क्वेश्चन दूंगी, 25 के नियर अबाउट डेली क्वेश्चन दूंगी। डेली आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि अब आप जान चुके हो, पेपर देने के बाद जान चुके हो कि प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आप नहीं कर पाए, लेकिन आपने जब उनका सोल्यूशन आके देखा तो अरे हमें तो ये भी हम ऐसे कर सकते थे, पर हमने सोचा ही नहीं। तो वो सोच डेवलप कैसे होगी, वो प्रैक्टिस से होगी। टाइम आपको ज्यादा लगता है, वो किससे कवर कर पाओगे, प्रैक्टिस से कवर कर पाओगे। अब डेली के ये 25 क्वेश्चन मैं दूंगी हर क्लास, मतलब क्लास के बाद आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डेली आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, मैं पर्सनली भी आप लोगों के जो है क्वेश्चन चेक करूंगी, ठीक है। मतलब आपको पिक भेजनी होगी, मुझे पर्सनली भेजनी होगी कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कर दिया, ये इसका आंसर है। मैं आंसर मांगूंगी, आंसर की मेरे पास होगी, आंसर मैं आपसे मांगूंगी, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने काम किया नहीं किया। और दूसरी बात ये कि फिर मैं टेस्ट लूंगी, इन बच्चों को मैं टेस्ट भी लूंगी, काम दूंगी, चेक किया जाएगा, प्रॉब्लम्स ली जाएंगी। तो ये सारा हमारा यूट्यूब क्लासेस के अलावा ये जो हमारा रहेगा ये रहेगा, ठीक है। दूसरा एक मोटिवेशन आपको हर महीने मतलब साथ साथ आपको मिलती रहेगी। तो ये चीजें आपको जो है पेड वालों को मिलेंगी एक्स्ट्रा यूट्यूब क्लासेस के अलावा। यूट्यूब पे मैंने इसलिए रखी है क्योंकि उसमें आप लोगों का जो है
भाई देखो, मान लो कोई +1 +2 का बच्चा है जिसको IIT के लिए तैयारी करनी है, वो मेरी वीडियो देख के अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा है ना, हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे है कि मैं किसी को बांध नहीं रही, ठीक है। अगर आप बिना फीस के आप चाहते हो कि सिर्फ आप बेसिक देख के आप कवर कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरे अपने स्टूडेंट जो पे कर देंगे उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जो तो उनको मैं काम दूंगी। और जो बच्चा मेरा काम नहीं करेगा तो मैं उसको फिर ग्रुप में नहीं लूंगी, उसको नेक्स्ट टाइम मैं ग्रुप में नहीं लूंगी, उसको वहीं से मतलब स्किप कर देंगे, निकाल देंगे उनको, ठीक है, उसको निकाल देंगे। तो ये आपका रहेगा। अब मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ले रही, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज क्लास जो है शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं जूम मीटिंग में अपने स्टूडेंट से या व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट से काफ़ी बात कर चुकी हूँ, 1.5 घंटा में बात कर चुकी हूँ। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। तो अब हमारा जो रहेगा, पहली 10-15 क्लासेज जो रहेंगी वो बेसिक क्लासेज होंगी, मतलब वो ना +1 के टॉपिक है, ना +2 के टॉपिक है, ना वो ग्रेजुएशन के टॉपिक है, लेकिन वो मैथ से रिलेटेड, मतलब बेसिक मैथ है जो आपको आना चाहिए। और आपने ये देखा भी होगा कि अभी जो एचटेट आया उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बेसिक से पूछी हुई थी। मतलब आपको बेसिक जब तक नहीं आता तो आप मतलब आपको दिक्कत होने वाली है। बेसिक तो हर जगह आपको यूज करना पड़ेगा, वो चाहे टॉपिक से रिलेटेड हो चाहे टॉपिक से रिलेटेड ना हो। तो अब हम बेसिक जो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ग्राफ से शुरू करेंगे। ग्राफ से हम क्या शुरू करने वाले हैं, ग्राफ से हम शुरू करने वाले हैं कि भाई आपका जो ग्राफ है, ग्राफ का अगर आपको पता है तो आप कितना इजीली काम कर सकते हो। पहले तो मैं यही दिखा देती हूँ कि आप ग्राफ से कैसे काम कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने अभी जो एचटेट की जो तैयारी करवाई थी, तो वहां पे मैंने जो था आपका ग्राफ करवाए थे आपको, और उसके अंदर आपको क्या करवाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करवाई थी। तो अब आपको मान लो कि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है तो आप इसके बारे में क्या क्या बातें कर सकते हो, क्या क्या बता सकते हो। क्या आप ये बता सकते हो कि ये 1-1 है या नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आप ये बता सकते हो ग्राफ को देख के वो 1-1 है या नहीं। दूसरी बात ये बता सकते हो कि वो ऑन-टू है या नहीं है। तीसरी बात, आप उसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बता सकते हो कि उसका क्या मैक्सिमम पॉइंट है, क्या उसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। ये बता सकते हो, आप मैक्सिमम बता सकते हो, आप मिनिमम बता सकते हो अगर आपको ग्राफ आता है। दूसरा आप क्या बता सकते हो, रेंज बता सकते हो, डोमेन बता सकते हो। ये सारी चीजें आप ग्राफ को देख के ही बता दोगे कि ये ग्राफ अगर मुझे आता है तो ये मैं कैसे करूं, ठीक है। दूसरा आपको 2 फंक्शन, जैसे अभी आपके पास एचटेट में दी हुई थी e की x प्लस, कुछ इसी टाइप से दिया हुआ था उसने, और y दिया हुआ था या x दिया हुआ था, कुछ ऐसा ही दिया हुआ था, x दिया हुआ था शायद यहाँ पे e की x प्लस x दिया हुआ था, ठीक है। मेरे को याद नहीं है अभी कि क्या क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे भी आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आप इसका एक अलग ग्राफ बना लो, इसका अलग ग्राफ बना लो। अगर वो लाइनें आपस में काटती हैं तो आप क्या कहोगे कि हाँ उनका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, वो जितनी जगह पे काटेंगी उतना ही सोल्यूशन होगा। अगर वो बिल्कुल ही इससे दूर जाएंगी तो वो कहीं पे भी अगर नहीं मिलेगी तो आप क्या बता सकते हो वहां से कि भाई हाँ इसका कोई भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा, आपकी बात एसिम्पटोट से भी क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो अब एसिम्पटोट का भी आपको अगर ग्राफ पता है तो एसिम्पटोट भी आप इजीली बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी ग्राफ का आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो ग्राफ के लिए अब हम ग्राफ पे हम काफी कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ग्राफ आप किसका बना सकते हो, ठीक है। ग्राफ आप बना किसका सकते हो, ग्राफ हमेशा ही फंक्शन का बनता है। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो बच्चे वाकई में मेहनत करना चाहते हैं तो आप मेरे पीडीएफ का वेट मत करो, अभी आपके पास टाइम है। नवंबर में, नेक्स्ट नवंबर में ही आपका स्टार्ट होने वाला है। अगर आप DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी, चाहे आप KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी, या फिर आप IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी, आप अपने जो है नोट्स अपने हाथ से बनाइए, क्योंकि अपना हाथ से जब आप लिखोगे ना तो वो आपको डबल याद रहता है। तो अब पहली बात तो ये कि ग्राफ किसका बनता है, ग्राफ हमेशा ही फंक्शन का ही बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है क्या, दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि फंक्शन होती क्या है। भाई फंक्शन एक ऐसी मशीन है, फंक्शन को आप एक मशीन की तरह लेके चलो। आपने वो देखी होगी, क्या कहते हो आप उसको, 3D में वो कहता है ना मशीन की डेफिनेशन दो, तो वो आपको किताबी नहीं चलना, अभी हम सीख रहे हैं, मैथ को फील कर रहे हैं। फंक्शन क्या होती है, फंक्शन एक ऐसी मशीन है, फंक्शन fx, ये एक ऐसी मशीन है, मैं इसके अंदर x को डाल रही हूँ और वो मुझे कुछ बना के दे रहा है, मतलब मैं इसमें कुछ इनपुट कर रही हूँ, मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे मैंने आप फंक्शन x² + 1 रख दिया, जैसे ही मैंने x को 1 रखा
तो इसने यहाँ 1 रखने से मुझे क्या बना के दे दिया, 2 बना के दे दिया। फंक्शन को f(x) को आप y भी बता सकते हो, मतलब x को मैंने 1 रखा तो y मुझे क्या, आउटपुट मुझे क्या मिली, इनपुट आप x मान सकते हो, आउटपुट आपको क्या मिल रही है, y में मिल रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपने फंक्शन के अंदर 1 रखा तो आपको 2 मिला। जो भी आप वैल्यू रख रहे हो, अगर आपको हर वैल्यू रखने से, कोई भी वैल्यू रखने से, कुछ इनपुट डालने से अगर आउटपुट मिलता है तो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। रिलेशन जैसे है, रिलेशन में हर आउटपुट इनपुट के लिए आउटपुट मिल जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो फंक्शन नहीं होती। तो फंक्शन वो होती है जिसमें हर इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट मुझे मिले। फंक्शन को समझने के कई तरीके हैं, आप ग्राफिकल मेथड से भी जा सकते हो। फंक्शन वो होती है कि ये आपकी यहाँ पे डोमेन है, यहाँ पे आपकी कोडोमेन है, और यहाँ से आप किसी भी एलिमेंट को उठाओ, आगे आपको अगर हर एलिमेंट के लिए आगे आपको वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू यूनिक है, मतलब हर वैल्यू की हर मेंबर को एक यूनिक उधर आगे इमेज मिल रही है, तो आप क्या कहते हो, फंक्शन है, ठीक है। अगर एक भी बाकी रहेगी, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ऐसा है जिसको आगे इमेज नहीं मिल रही, तो उसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। मतलब एक इनपुट ऐसी है जिसका आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा, मैंने एक चीज डाली उसके अंदर लेकिन आउटपुट मुझे नहीं मिला, तो वो फंक्शन नहीं है। लेकिन फंक्शन की सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि आप उसके अंदर कुछ डाल रहे हो और आपको बैक में वापस जो है आउटपुट कुछ मिलता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अच्छा चलो, बिल्कुल हम इसी मेथड से आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही हम करने वाले हैं। अब फंक्शन आपने समझ लिया, तो क्या हर फंक्शन का ग्राफ बन सकता है? बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है, हर फंक्शन का ग्राफ आपका बन सकता है। फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हर फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो हाँ, हर फंक्शन का ग्राफ बनता है, ये भी हम जान चुके हैं। तो ग्राफ कितनी तरह का होता है? तो ये ऑब्वियस है कि जब फंक्शन से ही ग्राफ बनता है तो जितनी तरह की फंक्शन होगी ग्राफ भी उतने ही तरह का बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन कितने तरह की होती है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन जो है आपकी कितने तरह की होती है। फंक्शन जो होती है आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी एल्जेब्राइक जो फंक्शन होती है, एक होती है आपकी ट्रांसडेंडर। अब हम बात कर लेते हैं कि एल्जेब्राइक फंक्शन कितने तरह की होती है। एल्जेब्राइक फंक्शन जो होती है उसके अंदर आती है आपकी, सबसे पहले आती है आपकी पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। फिर आपकी आती है क्या, रैशनल, ठीक है, रैशनल फंक्शन आती है। फिर आपकी आती है इर्रेशनल फंक्शन। क्या आती है आपकी, इर्रेशनल फंक्शन। फोर्थ जो टाइप रहेगी, फोर्थ टाइप आपकी रहेगी आपकी पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल आप पहचानते हो, रैशनल फंक्शन क्या होती है वो भी पहचानते हो, इरेशनल क्या होती है वो भी पहचानते हो। अब पीस वाइज की अगर मैं बात करती हूँ तो पीस वाइज की आगे फिर से कैटेगरी है। पीस वाइज में आपकी फर्स्ट, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचेगा तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, क्योंकि ट्रांसडेंटल को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जब ट्रांसडेंटल का ग्राफ बनाएंगे तो ट्रांसडेंटल को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी इस ग्राफ में आप ये जगह खाली छोड़ देना, आप जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, ये नोट्स आप अपने हाथ से बनाओगे तो वो सबसे बेहतर तरीका रहता है। तो ट्रांसडेंटल के लिए आप जगह छोड़ देना। अभी मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो पीस वाइज के लिए आपके पास क्या रहने वाला है, पीस वाइज में आपका कौन कौन रहने वाला है। सबसे पहले आपका आ जाएगा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, और इसको आप पीस वाइज क्यों बोलते हो वो भी समझ आ जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और तीसरा जो रहेगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। और फोर्थ जो इसमें रहेगा, फोर्थ रहेगा आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ये इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब आप ये घबराओ मत कि ये चीजें हमें इनमें कंफ्यूजन रहते हैं। कई बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में, फ्रैक्शनल पार्ट में, इन सारी चीजों में कंफ्यूजन रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम ये इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक रहेगा, जैसे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे वहां पे हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो रहेगा आपका एल्जेब्राइक फंक्शन के अंडर आता है। ये हमने डिवाइड कर लिया कि फंक्शन आपकी कितनी तरह की है। अब ट्रांसडेंटल फंक्शन में आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब किसके अंदर आती है, ये आपकी आती है ट्रांसडेंटल फंक्शन। आप लिख सकते हो कि ट्रांसडेंटल के अंदर आपका रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, फिर आपका रहने वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है,
लॉगरिथमिक पहला, फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा जो रहेगा, तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो। फिर फोर्थ रहेगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी ट्रांसडेंटल के अंडर ही आता है। और इसमें आपका क्या रह गया, लॉगरिथमिक आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, और जितनी भी जियोमेट्रिकल जैसे फंक्शंस रहेंगी, जैसे आपको रेक्टेंगुलर, ट्रेपीजियम या जो भी बात करनी है, तो वो जो फंक्शंस रहेंगी वो भी आपकी किससे रिलेटेड रहेंगी, जैसे आपको सर्कल से रिलेटेड काम करना है तो सर्कल जियोमेट्रिक में आएगा, ठीक है। तो जियोमेट्रिक भी आपकी जितनी भी फंक्शंस रहेंगी, यहाँ इनवर्स फंक्शन रह गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिफ्थ जो रहेगा आपका जियोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप अभी की अभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी आप काम कर रहे हो तो अभी आप नोट डाउन कर लोगे। तो ये आपकी जो रहेंगी, ये इतनी तरह की फंक्शन आपकी होती है। तो ग्राफ भी इतने ही तरह के हम डिस्कस करेंगे, तो आप ये मत सोचना ये एक दिन में खत्म हो जाएगा या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि शुरुआत हम करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन से हम शुरुआत करते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर अब आपका क्या आने वाला है, ठीक है। पॉलिनोमियल को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप भी जानते हो। पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास, आपको पता है, ए एन एक्स की एन, ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की एन माइनस टू, और सो ऑन ए जीरो, सॉरी, ठीक है। ये जो रहेगा आपका, ये आपकी पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक अर्थवॉर्म की तरह काम करती है, आप उसको बीच में से जहां से भी काट दोगे वो वहीं से एक नया लाइफ उसकी शुरू हो जाती है। तो ये जो फंक्शन रहती है इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हो। इसमें जो आपके ये एक्स के जो साथ में है, इसको आप कोफिशिएंट बोलते हो। कोफिशिएंट जो होते हैं पॉलिनोमियल के, आपकी अगर रियल पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है वो रियल से आएंगे। अगर वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पॉलिनोमियल है तो जो कोफिशिएंट है, भाई जो कोफिशिएंट होते हैं ना, A1 A2 an माइनस वन, an माइनस टू, A1 और A0, ये अगर रियल पॉलिनोमियल है तो रियल लाइन से आएंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स में भी पॉलिनोमियल होती है तो ये कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो जानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें रियल जो भी कॉम्प्लेक्स, रैशनल, इरेशनल, ये सेट थ्योरी में मैं जब चलूंगी वहां पे मैं बिल्कुल आराम से बात करेंगे इसको लेके। अभी हम यहाँ पे बात करें तो ये कोफिशिएंट्स जो है ये आपके रियल लाइन से आएंगे। इसका मतलब जो ये x है, x की पावर n, जो n है, n हमेशा नेचुरल नंबर से आएगा। n हमेशा किससे आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा। क्या x की पावर कभी 0 नहीं हो सकती? तो 0 भी हो सकती है। तो क्या मैं होल नंबर नहीं लिखना चाहिए मुझे? x n जो है, ये जो पावर है n, n माइनस वन, n माइनस टू, अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो यहाँ पे x की पावर नहीं है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। अगर मैं इससे पहले वाली टर्म की बात करती हूँ तो वो क्या होगी? आपकी a1 x की 1 होगी, है ना। तो मतलब पावर n से शुरू हुई और 0 पे खत्म हुई, तो इसका मतलब n किससे बिलोंग करा? नेचुरल नंबर से ना लिख के मैं इसको होल नंबर से लिख रही हूँ, ठीक है। तो होल नंबर से आपका जो है n बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब होल नंबर से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई ये कहता है कि px है, अगर अंडर रूट 2x की 2 बात करते तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आप पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या 2x की 1/2 ये पॉलिनोमियल है? तो अब आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर से आ रहा है, चाहे वो इरेशनल हो चाहे वो रैशनल हो, रियल लाइन से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पावर जो है वो आपकी होल नंबर से आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कंडीशन कोफिशिएंट्स के लिए नहीं है, कंडीशन x के लिए है। x की पावर ना तो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, x की पावर ना ही आपकी इरेशनल होनी चाहिए या रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि सभी होल नंबर जो है वो रियल नंबर भी होते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर होल नंबर बन जाए ये जरूरी नहीं है। मतलब जो पूरे नंबर होंगे वही जो होंगे आपके किस में आएंगे? पॉलिनोमियल की पावर में आ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी बातें थी। अगर पॉलिनोमियल, हम यहाँ पे इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, हम इक्वेशन तक जाएंगे भी नहीं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जैसे कोई कहते सीधा x की 6 प्लस x की 7 प्लस, और फिर कह दे सीधा कि 1 ये आपकी एक पॉलिनोमियल है, ये आपकी fx है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये
पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट बीच वाली जो भी टर्म मिसिंग है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। ये मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो x की 7 प्लस x की 6 प्लस 0x की 5 प्लस 0x की 4 प्लस 0x की 3, आप इस टाइप से इसको बढ़ा सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। मतलब मैंने एक टुकड़ा ले लिया, बीच में से बहुत सारी चीजें टर्म मैंने छोड़ भी दी है, लेकिन फिर भी वो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि उसके कोफिशिएंट जो है वहां पे लेकिन 0 है। ठीक है, मतलब बीच वाली टर्म है वहां पे लेकिन जिसके कोफिशिएंट 0 थे, इसलिए मैंने उसको लिखना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, और वो सीधा फिर मेरे पास क्या चला गया, वो मेरे पास सीधा ऐसे वो काम करेगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये पॉलिनोमियल होती है। अब हम सबसे सिंपल जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है आपकी, y इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी हम जो ग्राफ बनाएंगे ना, हम एक डिवाइड कर लेते हैं, एक चीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। हम सबसे पहले अलजेब्राइक में हम पॉलिनोमियल का ही ग्राफ बनाएंगे। पॉलिनोमियल में आपका क्या आएगा, y इज इक्वल टू x। क्या ये पॉलिनोमियल है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स की 4, y इज इक्वल टू एक्स की 5, y इज इक्वल टू एक्स की 6। आपने ये इस तरह से आपने फ्रेम बना लिया। ठीक है, अभी क्या इन सभी के ग्राफ में कोई कनेक्शन रहेगा? अब ये जो है ये आपका इवन ओड पावर है, ये इवन पावर है, ये ओड पावर है। ठीक है, ये इवन पावर है, ये ओड है, ये इवन है। ठीक है, मतलब मैंने इनको दो अलग अलग कैटेगरी में कर लिया, इवन सॉरी ओड इवन, ओड इवन। ठीक है, अब क्या इवन वाले एक तरफ कर दूं, ओड वाले एक तरफ कर दूं? एक तरह से ये ओड फंक्शन भी हो गई, क्योंकि आप ओड फंक्शन उसको बोलते हो जिसमें माइनस एक्स रखने से फंक्शन जो है वो फंक्शन से बाहर माइनस आ जाए, तो वो ओड फंक्शन कहलाती है। ठीक है, और इवन फंक्शन वो होती है, इवन फंक्शन वो होती है जिसके अंदर आप एफ एक्स के अंदर माइनस एक्स रख रहे हो लेकिन फिर भी वो एफ एक्स ही दे रही है, उसके ऊपर असर नहीं हो रहा माइनस का, तो वो इवन फंक्शन होती है। ये इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होगी कि कोई फंक्शन है जिसके अंदर मैंने नेगेटिव एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया लेकिन वो माइनस जो है आपकी बाहर आ गई। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी आपकी ओड फंक्शन रहेगी। अगर आपने माइनस रखा फिर भी फंक्शन वैसे की वैसे ही है तो वो आपकी ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जैसे इसमें आपने रखोगे तो नेगेटिव स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो जो फंक्शन माइनस में थी वही फंक्शन प्लस में है, तो ये इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। कई फंक्शन ऐसी होती हैं जो ना इवन होती है ना ओड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन इसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक्स क्यूब रखा, एक्स स्क्वायर रखा, प्लस 1 रखा। अब जैसे ही आप इसके अंदर माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स क्यूब बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 1 बन गया। तो ये माइनस अब आपकी माइनस एफ एक्स नहीं दे रही और ना ही ये वापिस ही एक्स दे रही, तो ये दोनों में से ना तो माइनस ही इसमें से बाहर आया, ना तो ये ओड फंक्शन है ना ही ये कैसी है, इवन फंक्शन, ना ओड है ना इवन है। तो अब जैसे कोई मैं कह दूं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स की क्यूब माइनस तो नहीं कहूंगी मैं यहाँ पे, प्लस 1 कह लो। ठीक है, प्लस 1 कहा तो आप इसमें माइनस का एक्स रखो तो वो कितना आ गया, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब क्या आप इसमें ऐसा कर पा रहे हो कि आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो और आपका काम चल जाए, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अब इसको भी मैं क्या बोलूंगी, ये भी मेरी ना ओड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस का एक्स रख देती तो अब मैं जब माइनस का इसमें भरूंगी तो वो माइनस एक्स देगा। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गई, मतलब माइनस रखने से माइनस बाहर आ गई। तो अब ये फंक्शन कैसी है, ये पूरी फंक्शन मेरी ओड फंक्शन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका एक्स की 4 होता, यहाँ एक्स स्क्वायर होता, अब रख लो माइनस रखने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज ही रहेगी। तो ये मेरी कैसी फंक्शन है, ये मेरी इवन फंक्शन है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसी होती है जो ना ओड होती है ना इवन होती है। ठीक है, तो अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी हम बात कर रहे थे ग्राफ की। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा, भाग नहीं रहे, अब हमारे पास काफी टाइम है, हम पूरा टाइम लगा के चलेंगे, भाग नहीं रहे। ठीक है, तो अब जो हम काम कर रहे हैं वो हम ग्राफ पे काम करेंगे। ग्राफ में हम क्या काम करने वाले हैं, तो ये मैंने डिवाइड कर लिया। अब जो इवन फंक्शन है उनको मैं एक तरफ कर लूंगी, ओड फंक्शन को दो हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, 2 हिस्से कर लेते हैं। एक तरफ हम बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे ओड फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे इवन फंक्शन का ग्राफ। ठीक है,
ओड फंक्शन में हमारी सबसे पहली जो पोलिनोमियल आएगी वो y इज इक्वल टू एक्स आएगी, y इज इक्वल टू एक्स। ये आपकी एक ओड फंक्शन है, इसी को आप आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी भाई होता क्या है? आइडेंटिटी मतलब मेरी पहचान, ठीक है। मेरा जो अंगूठा में का निशान है, मुझे पता है कि जब मैं 20 साल की थी तो भी मेरा निशान वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, बूढ़ी हो जाऊंगी तो भी वैसा ही रहेगा, तो मतलब जिसपे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, वो आइडेंटिटी होता है। तो मैथमेटिकली आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि चाहे वो फंक्शन काम कर रही है, चाहे वो आपकी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन काम रही, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि उसमें मैं जो भी ऑपरेशन पे मैं काम कर रही हूँ, वो ऑपरेशन लगाने के बाद भी मेरी पहचान पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो आइडेंटिटी होता है। तो अब जैसे आपने एक फंक्शन आपके लिए एक मशीन का काम करेगी, आपने एंटर किसको किया? एक्स को, आपने इनपुट डाली एक्स, आपको अगर आउटपुट भी एक्स ही मिले तो आप क्या कहोगे कि जो फंक्शन है वो मेरी कैसी फंक्शन है? वो मेरी आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसका पहचान होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन की बाइनरी ऑपरेशन में भी ऐसा ही होता है। जब आप रिंग थ्योरी में, ग्रुप थ्योरी में बात करते हो कि ये एक आपकी आइडेंटिटी तब कहलाएगी जब जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, वो ऑपरेशन लगाने के बाद ए जो है मेरा वापस ए ही आ जाए, मतलब ए पे मैंने ऑपरेशन लगाई ई के साथ और मेरे को वापस ए ही मिल जाए, तो आइडेंटिटी मतलब ए की पहचान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पे इसको मैं बस आपको ये याद रहे इसलिए मैं आइडेंटिटी की यहाँ पे आपको बात बता रही हूँ। अदरवाइज मुझे तो ग्राफ पे काम करना है। एक्स को जैसे ही मैंने 1 रखा तो वाई भी मेरा क्या आया? वो 1 आया। एक्स को मैंने जैसे ही 2 रखा, वाई भी मेरा क्या आएगा? 2 आएगा। और मेरा ग्राफ जो है वो ऐसे बनने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने एक्स को 0 रखा, वाई भी मेरा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। मतलब मैंने उन इनपुट जो भी डाली, मेरे को आउटपुट वही मिल रही है। ये मेरा सबसे सिंपल, सबसे पहली जो ग्राफ में बात करूं तो ये हम यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसके बाद क्या मैं ग्राफ से मैं क्या क्या बता सकता हूँ? ग्राफ से पहली बात तो मैं ये बता सकता हूँ कि फंक्शन मेरी 1 1 है या नहीं है। दूसरी बात मैं ये बता सकता हूँ ग्राफ का, अगर मुझे पता है कि फंक्शन मेरी ऑन टू है या नहीं है। तीसरी बात मैं ये बता सकता हूँ कि ग्राफ में मेरा क्या मैक्सिमम पॉइंट है और क्या मेरी मिनिमम पॉइंट है या की मिनिमम वैल्यू है। फोर्थ जो चीज है, मैं ग्राफ से क्या बता सकता हूँ? ग्राफ से मैं ये बता सकता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, रेंज क्या रहेगी मेरी, ठीक है, रेंज क्या रहेगी और डोमेन क्या रहेगी, ये भी मैं किससे बता सकता हूँ? ये भी मैं ग्राफ से बता सकता हूँ। तीसरा, अगर मुझे ग्राफ पता है तो ग्राफ का एसिम्प्टोट का भी मैं आइडिया लगा सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन देख के और ग्राफ को देख के मैं आइडिया लगा सकता हूँ। तीसरा क्या है? तीसरा आपका स्टैट में अभी एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने थे, कुछ ऐसा ही था, ई की एक्स करके प्लस वाई करके कुछ ऐसा ही था, ध्यान नहीं है मुझे। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन अभी आपके स्टेट में आया था, तो आपको अगर ग्राफ बनाना आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे। यहाँ पे एक्स था, शायद एक्स था, वाई इधर था, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप बता सकते हो कि इसके सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन है या नहीं है तो फिर कितने सॉल्यूशन है, तो ये चीजें आप बता सकते हो। तो ये ग्राफ अगर आपको पता है किसी भी फंक्शन का, तो ग्राफ की ये फायदे रहेंगे और इससे आप बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, ये इसका बेनिफिट है। अच्छा, ये पहला ग्राफ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मैंने कराया भी है पहले भी, अभी मैं फिर से करा रही हूँ। ये आपका बनेगा, हालांकि इसको मैं डीपली, इसी ग्राफ को मैं डीपली दोबारा से डिस्कस करूंगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम करेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ इतना ही कर लेते हैं कि x को मैंने 0 रखा, y 0 आ गया। x को मैंने 1 रखा तो y जो है वो 1 आ गया। x को मैंने -1 रखा तो y मेरा फिर भी क्या रहा? 1 ही रहा। x को मैंने 2 रखा तो y जो है मेरा 4 आ गया। x को मैंने -2 रखा तो y जो है मेरा -2 रखने पर भी 4 ही आया। तो जो आपका ग्राफ है इस तरह से बनेगा। अपवर्ड इसलिए बनेगा क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड रहेगा, ये पैराबोला टाइप का बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हमने बात कर ली। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जब हम बात करेंगे तो आप कैसे चेक करोगे कि 1 1 कैसे है, ऑन टू कैसे है? ये अभी एक बार हम ग्राफ बनाना सीख लें, ग्राफ की आउटलाइन देख लें कि भाई किस फंक्शन का कैसे ग्राफ बनता है। उसके बाद जब हम फंक्शंस करेंगे, जब सेट थ्योरी करेंगे, तो वहां पे हम 1 1 ऑन टू, जहाँ पे जब हम काम चेक करनी होगी ना, तो वहां पे हम बता देंगे कि कैसे आपको ग्राफ से पता चलेगा कि फंक्शन जो है आपकी 1 1 है, ऑन टू है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये सारी चीजें हम वहां से पता कर लेंगे, ठीक है।
तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे जो है आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का देखते हैं। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में जब y को आप x को जैसे ही 1 रखते हो तो y भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये पॉइंट तो सेम रहेगा। x को 0 रखने से y भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। मतलब जो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ रहेगा, उसमें ये दो पॉइंट तो कॉमन रहेंगे। मतलब ये एक तरह से सोल्यूशन हो गया इनका, दोनों ग्राफ का। ठीक है, कि आपने ये दो पॉइंटों पे तो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव रखोगे, -1 रखोगे तो वो भी आपका मिलेगा। यानी यहाँ पे भी आपका ये ग्राफ जो रहेगा आपका, x को -1 रखा तो y भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी मिलेगा, 0 रखने पर 0 आएगा। तो ये जो पॉइंट रहेगा आपका कॉमन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मैं x को उठाती हूँ 0 से 1 के बीच में, x को मैंने 0 से 1 के बीच में उठाया, यानी मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 यहाँ से वैल्यू उठा रही, तो y मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे ये देखना है y की वैल्यू मेरी क्या आ रही है। ठीक है, तो जो भी मैं x की वैल्यू रख रही हूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू रखी 0.3 रखी, तो x के क्यूब की वैल्यू मेरी 0. जो रहेगी आपकी 3 पावर। अब अगर आप कर रहे हो तो 3 की 9 होती है 27 रहेगी, लेकिन 3 पॉइंट के बाद जब पॉइंट लगेगा तो 0.02 आएगी। मतलब मैंने x की वैल्यू 0.3 रखी तो y की वैल्यू मेरी बहुत ही कम आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, फिर मैंने ऐसे ही 0.1 रखा तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 1 से करो तो वो तो 1 ही रहेगा। तो ये आपका इस तरह से काम करेगा। मतलब आपने जैसे जैसे आप वैल्यू कम रख रहे हो तो यहाँ पे ये ग्राफ जो बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, 0 से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर जब 1 से बड़ी जैसे ही वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी जैसे ही वैल्यू आएगी और पावर आप 3 करोगे तो एकदम से वैल्यू इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएगी। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, समझ गए आप लोग। तो ऐसे ही यहाँ पे इधर वाली साइड जो ग्राफ बनेगा, इधर वाली साइड जो ग्राफ बनेगा वो भी आपका कैसे बनेगा, वो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि ये ग्राफ आपका कैसे काम करेगा। ये जो लाइन थी, पहले वाली जो लाइन थी, पहले वाली लाइन ने कैसे काम किया, y इज इक्वल टू एक्स ये थी, और ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ काम करेगा। यहाँ से ये नीचे रहेगा इस लाइन से, y इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से इससे ऊपर रहेगा। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, एक तरह से आपको इस पे काम करना है कि ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी बात ये नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक जनरल सी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पावर आपकी बढ़ेगी, y इज इक्वल टू एक्स की 5 की बात करेंगे, यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक्स की 4 की बात करेंगे। ठीक है, अब जब एक y इज इक्वल टू एक्स था तो ये लाइन सीधी थी। अब जैसे जैसे आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स की 5 आएगा, तो मैं ये सारी चीजें हटा लूं ताकि एक क्लियरिटी आपको पता चल जाए ग्राफ को लेके। हालांकि मैं जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, दोबारा से ही बना दूं तो शायद बेटर रहेगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमने एक मतलब कॉमन चीज बना ली कि y, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में ही बना लेंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, ओड वाले को देख लेते हैं। y थोड़ा बड़ा बनाना की जरूरत है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीजें कैसी हैं। y इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपने माना था कि x भी मेरा 1 है, y भी मेरा 1 है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू मेरा -1 और -1 है, 1 और 1 है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ रहेगा वो आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, इधर से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये समझ गए आप। अच्छा, फिर आपका ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब है। अब y इज इक्वल टू एक्स की 5, y इज इक्वल टू एक्स की 5 का जो ग्राफ बनेगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स की 5 के लिए भी आपका y को 0, x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, x को 1 रखोगे, मतलब ये पॉइंट तो कॉमन ही रहेगा ना, ये पॉइंट तो सभी ग्राफ के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो वो आपका x की क्यूब से फिर कहाँ आएगा, और नीचे की तरफ चला जाएगा, और इधर से और ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब ये कर्व बढ़ता चला जाएगा, जो ग्राफ का घुमाव है वो बढ़ता चला जाएगा ऐसे जैसे जैसे पावर बढ़ेगी। ठीक है, ये x की 5 का आ गया, x की 5 का। ठीक है, अरे क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स की 5। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स की 7, तो वो और इससे और इधर से और मतलब इस कर्व को और
कर्वेचर को इसको बढ़ा देगा। कर्वेचर क्या होता है? कर्व का घुमाव। इस घुमाव को वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी कर्व की जो देखो, जब y इक्वल टू 1 था तो सीधी लाइन थी, y इक्वल टू एक्स क्यूब आया तो लाइन में कर्व आ गया। ठीक है, फिर y इक्वल टू एक्स की 5 आया तो और ज्यादा कर्व आ गया, y इक्वल टू एक्स की 7 आया तो और ज्यादा कर्व आ गया। तो लेकिन शेप जो है वो देखो आप, वही चीज है आपके पास। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगर कोई ये पूछता है इस ग्राफ के अंदर कि या क्या ये ग्राफ 1-1 है ना, क्या ये ग्राफ आपका 1-1 है, तो आप क्या कहोगे? 1-1 चेक करने के लिए आप क्या करते हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच लो, कोई भी, कहीं पे भी। ठीक है, जहां पे आपका मन करे वहां पे खींच लो। अगर ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहे कहीं पे भी लाइन खींचो, अगर वो एक ही पॉइंट पे काटती है तो ग्राफ जो है वो आपका, फंक्शन जो है वो आपकी 1-1 रहेगी। मतलब एक तरह से ये सारी जितनी भी ओड फंक्शन इस टाइप से आ रही है वो कैसी है? आपकी 1-1 है। ठीक है, अच्छा, फिर हमें बताना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखो ऑन टू का मतलब क्या होता है। इनटू 1-1 का तो हम मतलब समझते हैं कि एक के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, एक के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, फंक्शन इधर डोमेन है इधर कोडोमेन है, भी एक्स जो है ये भी यहाँ चला गया और दूसरा जो था वो भी यहीं चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें y की एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब जब x एक्सिस के पैरेलल आप ग्राफ लोगे तो वो 2 पॉइंटों पे काटेगा, लेकिन अगर वो 1-1 है, एक को एक ही वैल्यू मिल रही है, तो वो ग्राफ हमेशा ही कितने पॉइंटों पे काटेगा? एक ही पॉइंट पे काटेगा। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, पर मैं जब सेट थ्योरी पे करूँ वहाँ डीपली आपको डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी पे जब हम काम करेंगे, फिर हम फंक्शंस पे, रिलेशंस पे काम करेंगे, तो वहां पे मैं बताऊंगी इसको। अगर मुझे ऑन टू चेक करना है, जब मुझे ऑन टू चेक करना होता है ना, ऑन टू का मतलब ये होता है कि उधर से जो भी आपका डोमेन कोडोमेन है, कोडोमेन के हर एलिमेंट को इधर प्री इमेज मिलनी चाहिए। मतलब उधर का हर एलिमेंट इधर की प्री इमेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कई बार कि हमारा फंक्शन जो है इधर एक्स्ट्रा बच जाते हैं, हमारे पास इधर 3 ही पॉइंट थे, 3 पॉइंट मेरे इधर चले गए और यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो है एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा बच गया, एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा बच गया, इसको जो है इधर प्री इमेज नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर इधर के सभी को प्री इमेज इधर मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? मेरी फंक्शन कैसी है? मेरी फंक्शन ऑन टू है। अब अगर मैं पूरी रियल लाइन पे काम कर रही हूँ, अगर मैं पूरी रियल लाइन पे काम कर रही हूँ, मुझे कोई उसने इंटरवल नहीं दिया, या तो वो इंटरवल देगा तो जैसे मुझे वो ये कह दे कि मुझे ना -5 से लेकर 7 तक काम करना है, तो मैं यहाँ डिसाइड कर लूंगी कि ये -7 से 5 तक है। अगर ग्राफ की अप्रोच वहां से वहां तक है तो वो ऑन टू है, अदरवाइज वो नहीं है। मतलब y की मैं कोई भी वैल्यू रखूं, y के लिए मुझे कोई ना कोई x वहां पे मिल रहा है। अगर आपको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जब काम करेंगे फंक्शन पे वहां पे फिर से काम करेंगे। लेकिन अभी जिन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है बात, समझने की कोशिश करो और मुझे कमेंट भी करके बताना कि ये 1-1 ऑन टू वाली बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो भाई। तो यहाँ पे जो है आपका, और शेयर भी कर दिया अगर अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे आप y की चाहे किसी भी वैल्यू को रखो। मान लो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि यहाँ मेरा जो है -5 है, यहाँ मेरा जो है y = 7 है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मेरा ग्राफ पूरा वहां तक कवर हो रहा है? अब अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ की बात करती, इस ग्राफ की अगर मैं बात करती, इसमें ब्लैक से ड्रॉ कर लेती हूँ। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करती तो y = -5 से 7 तक। अब यहाँ तो ग्राफ नहीं है ना, इधर नीचे की तरफ ग्राफ नहीं है ना, नीचे की ग्राफ नहीं है, तो इसका मतलब इधर वाली वैल्यू के लिए मेरे पास x की उधर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मतलब मेरे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन इस ग्राफ में मेरी फंक्शन कैसी है? मुझे ग्राफ की अप्रोच यहाँ से वहां तक है, पूरी रियल लाइन में है, तो ये पूरी रियल लाइन पे कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। अगर वो इसके इंटरवल बना के देता तो भी ये कैसी फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ये पहचान आपको हो सकती है। इसकी रेंज क्या रहेगी? इसकी रेंज देखो, रेंज का मतलब क्या है? y कहां से कहां तक फैल रहा है, मतलब ऐसे ग्राफ की कहां से कहां तक फैल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक फैल रहा है, तो ये इसकी रेंज है।
अच्छा, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन भी इसकी इधर से बढ़ता ही जाएगा, इधर से ऐसे x की वैल्यू उधर से भी रख सकते हो, इधर से भी रख सकते हो। तो इसकी जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, वो भी रियल लाइन रहेगी, पूरी रियल लाइन रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन अगर इस ग्राफ की बात करूं तो इसमें देखो एक्स एक्सिस तो पूरी फैल रही है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब डोमेन इसकी क्या है, इसकी डोमेन जो है वो पूरी रियल लाइन है। लेकिन रेंज देखो नीचे नेगेटिव की तरफ नहीं है, तो जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। वाई कहां से कहां तक फैल रहा है, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है आपका, ये आपका फंक्शन जो है इसकी डोमेन जो है वो रियल लाइन है, लेकिन रेंज जो है वो इसकी जीरो से इन्फिनिटी है। तो ये आप पता कर सकते हो एक फंक्शन के ग्राफ से। इसको मैं अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये आपने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इस इवन फंक्शन की, ठीक है, इवन फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इवन फंक्शन के अंदर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे कर्व पावर बढ़ने से इस कर्व की जो घुमाव था वो बढ़ता चला गया, ऐसे ही इवन फंक्शन के अंदर भी जो कर्व है, कर्व का जो घुमाव है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इवन फंक्शन की y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं तो हमने ग्राफ ऐसे बनाया था, ठीक है। हम बता चुके हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि पैरेलल लोगे तो 2 पॉइंटों पे काट रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लोगे तो 2 पॉइंटों पे काट रही है, तो 1 1 ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये हम बता कर सकते हैं। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, जैसे ही मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचती हूँ तो यहाँ वाले पॉइंट कहीं पे भी इसको नहीं काटते, जो नेगेटिव साइड वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ ग्राफ की अप्रोच यहाँ तक नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा हम इसके बारे में और क्या पता कर सकते हैं, इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं, हालांकि ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ का फैलाव पूरी रियल लाइन के ऊपर है। तो आप क्या कहोगे, इसकी जो डोमेन है, डोमेन इसकी क्या है, पूरी रियल लाइन है, लेकिन इसकी रेंज क्या रहेगी, इसकी रेंज जो रहेगी वो 0 से इन्फिनिटी रहने वाली है, और 0 जो है वो आपका शामिल रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इस ग्राफ से आप पता कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने पता कर लिया y इज इक्वल टू एक्स की 4 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की 4 जैसे ही हमारा काम करेगा तो ये ग्राफ का जो कर्व है और थोड़ा सा घूम जाएगा, 0 पे तो 0 ही रहेगा, ये ऐसे और चला जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की 4 के लिए, ठीक है। फिर मैं y इज इक्वल टू एक्स की 5 के लिए काम कर, सॉरी 6 के लिए काम करूं, तो ये फिर और कर्व और थोड़ा सा अंदर की तरफ सिमटता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा। तो ये इस तरह से कर्व जो है आपका काम करेगा। तो ये आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपको अगर ये y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ये y इज इक्वल टू एक्स की 4 है, ये y इज इक्वल टू एक्स की 6 है, ये y इज इक्वल टू एक्स की 8 है। तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको जैसे भी पॉलिनोमियल के बारे में काम करना हो तो आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात थी। अब हम इसी पे नेक्स्ट काम करेंगे। नेक्स्ट हम ये काम करेंगे कि अगर वो मुझे ये कह दे कि उसने मुझे सीधा ग्राफ ना देके उसने मुझे कहा फंक्शन जो है वो मेरी एफ ऑफ एक्स कह लो या वाई कह लो, वो मेरी क्या है, मेरी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरी क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमने 1 को बढ़ा दिया। जैसे ही हमने 1 को बढ़ाया तो एफ ऑफ एक्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने इसको पी एक्स बोल दूं, एफ एक्स ना बोल के पी एक्स एक्स स्क्वायर है, पी एक्स का तो ग्राफ मुझे बनाना आता है ना, और उसके अंदर मैंने क्या जोड़ा हुआ है, मैंने 1 जोड़ा हुआ है, यानी मेरी जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स असल में क्या है, पी एक्स प्लस 1 है ना। एफ एक्स मेरी क्या है असल में, पी एक्स प्लस 1 है। अच्छा जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक और चीज हम करते हैं, 2 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। वाई एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास हो एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, एक तो मेरे पास ये हो सकती है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, और एक हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब तो ये है कि फंक्शन मेरी एक्स स्क्वायर थी, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा 1 जोड़ दिया, और इसका मतलब ये है कि मैंने x में 1 जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, मैंने x के अंदर क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। तो दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस रहेगा ये देख लेते हैं हम, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं दोनों फंक्शंस के ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं।
ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब ड्राइंग में मैं उतना बेटर नहीं हूँ, तो वो आप लोग देख लेना, कर लेना, ठीक है। अब ये अगर आपका ग्राफ इस तरह से आपका ग्राफ बन रहा है, तो अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा, और अगर आपने एक्स के अंदर ही 1 जोड़ दिया और फिर स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर फंक्शन आपकी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थी, तो आपने एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट किया हुआ है इसके अंदर, इसका ये मतलब है, ठीक है। मतलब एक तो होता है कि फंक्शन के अंदर आप ऐड कर रहे हो ए, एक होता है कि एक्स के अंदर आप ऐड कर रहे हो ए। ये दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में। ये आपकी कैसी है, ये आपकी है फंक्शन के अंदर आपने 1 ऐड किया है, ठीक है। और ये आपकी कैसी है, फंक्शन के बाद आपने 1 को ऐड किया है, ठीक है। तो ये दोनों आप डिफरेंस को समझो। अगर ये डिफरेंस आपको नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना, बता देना, मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से करवा दूंगी। तो ये जो ग्राफ है, आपको यहाँ पे आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप ये देखो, आप जैसे ही आप x की वैल्यू जो भी पुट कर रहे थे, पहले आपका ऐसे ग्राफ आ रहा था, अब उसमें हर वैल्यू में आपका एक एक बढ़ के आएगा। उसमें क्या बढ़ के आएगा, आपका एक एक बढ़ के आएगा। तो यानी ये ग्राफ बिल्कुल आपका एक यूनिट से, इधर से 1 यूनिट से आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। 0 तो नहीं जाएगा, बिल्कुल इसी के पैरेलल ये जाएगा, लेकिन 1 यूनिट बढ़ के जाएगा। जहां पे x की 0 रखने से y भी 0 आ रहा था, अब x को 0 रखने से y 1 आएगा, है ना। x को 0 रखने पे यहाँ पे 0 आ रहा था, लेकिन इस 1 की वजह से अब x को 0 रखने से आपका क्या आएगा, y जो है 1 आएगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इसी के अंदर, ये आया मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसी के अंदर माइनस कर देती, अगर मैं इसी के अंदर माइनस कर देती, तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ, नेगेटिव की तरफ चला जाता। नेगेटिव की तरफ मतलब नीचे की तरफ आता है, बिल्कुल पैरेलल उसमें आएगा, उतनी ही मोटाई में आएगा, हर जगह पे ये मोटाई चेंज नहीं होगी ग्राफ की। मतलब आपकी पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ किधर शिफ्ट हुआ है, ऊपर शिफ्ट हुआ है या नीचे, ओरिजिन से ऊपर या ओरिजिन से नीचे। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के अंदर होती है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फंक्शन के अंदर आप जोड़ रहे हो ए को, फंक्शन जो पहले थी, जिस ग्राफ से आप परिचित हो, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जानते हो, ये ग्राफ आपने बना लिया। अगर उसके अंदर आपने 1 ऐड कर दिया या 2 ऐड कर दिया, जो भी ऐड कर दिया, उतनी ही यूनिट उसको उतनी ही मोटाई में ऊपर की तरफ बना दो। अगर आपने माइनस किया है तो उतनी ही मोटाई में आप नीचे की तरफ बना दो, ठीक है। ये बड़े आराम से आपका हो जाएगा। और जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको याद आएगा कि पैराबोला में भी आप इस चीज को बना सकते हो, मतलब काम कर सकते हो। इस चीज का इस्तेमाल आप वहां पे भी कर सकते हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये आपको समझ आ गया। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि जो फंक्शन के अंदर x के अंदर हम जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ हमने x के अंदर नहीं जोड़ा, यहाँ फंक्शन के अंदर जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक ये चीज है कि हम इसके दूसरे वाले के बारे में बात कर लेते हैं, जहां हमने x प्लस 1 करके फिर स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आप समझ गए हो। अभी हमने जो बात की वो फंक्शन के अंदर हमने नहीं जोड़ रखा था, फंक्शन आने के बाद हमने जोड़ा है। एक होता है x के अंदर इंक्रीमेंट करना, x प्लस 1 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कहोगे f, x के अंदर a को जोड़ना या x के अंदर a को घटाना, ठीक है। फंक्शन के अंदर वैल्यू जो रख रहे हैं उसके अंदर चेंज करना। इसमें आपका उल्टा रहेगा। और ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ सोचने के लिए, क्योंकि आप लोग सोचो उसके बारे में, बताओ मुझे, फिर मैं बात करूंगी। आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ओरिजिनल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के लिए जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, वो आपका, अभी तो आपने देखो एक्स एक्सिस से ऊपर बढ़ा था पहले वाले में, जब आपने सीधा फंक्शन के अंदर सीधा जोड़ा था, तो या तो वो ऊपर बढ़ा था या वो नीचे की तरफ खिसका था। अब की बार आपका या तो y से इधर बढ़ेगा या y से आपका इधर बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से बढ़ने वाला है। मतलब ये कि यही ग्राफ, जब आप यहाँ पे x को देखो, x को जैसे ही आप 0 रख रहे हो, x को 0 रखने से y आपका क्या आ रहा है, y आपका 1 आ रहा है, ठीक है। y आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जैसे ही आप ये बताओ, जैसे ही आप y को 0 रख रहे हो, वहां पे y को 0 रखने से x भी 0 आ रहा था ना, y को 0 रखोगे x 0 आएगा, x को 0 रखोगे y 0 आएगा। अब लेकिन y को जैसे ही 0 रख रहे हो
तो x आपका क्या आ रहा है ये देखो, अगर आपने यहाँ पे y को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप y को 0 रख देते हो तो आप ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, ठीक है। आपने -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना आपका ऐसे खिसकेगा, ठीक है। अगर प्लस हुआ तो नेगेटिव की तरफ खिसकेगा, अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे तो ग्राफ जो है आपका नेगेटिव की तरफ, इधर की तरफ खिसकेगा। मतलब यही ग्राफ यहां से उठा के मैंने इधर रख दिया, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ ऐसे खिसक जाएगा, समझ गए आप। मतलब जो ग्राफ यहां रखा था उसको ऐसे उठा दिया मैंने, ठीक है। पहले मैंने कैसे उठाया था, पहले मैंने इसको यहाँ से या तो ऊपर उठा दिया था या यहाँ से नीचे उठा दिया था। अब की बार मुझे यहाँ से ऐसे उठाना है। अगर प्लस हुआ, अगर प्लस कर रहे हैं तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अगर माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मतलब अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होता तो मेरा ग्राफ, रेड कलर से कर लेते हैं, तो मेरा ग्राफ इधर की तरफ जाता, ठीक है। मेरा ग्राफ इधर की तरफ ऐसे जाता, इधर की तरफ वो रखा जाता। यही ग्राफ मैंने उठा के, जो ये बीच वाला जो है ये मेरा ग्राफ है, यहाँ से उठा के मैंने इसको इधर रख दिया, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप जब जोड़ रहे हो तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, जब आप माइनस कर रहे हो तो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, और आज की क्लास इतना काफी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। आज तो पहला दिन था, इंट्रोडक्शन भी था। तो अभी और भी हमारा पॉलिनोमियल अभी खत्म नहीं हुआ रहता है, शायद अभी काफी कुछ रहता है, इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो थी कुछ बेसिक क्लास थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जिसको जो डाउट है वो मुझे मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, और जो भी आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास इतना काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।